जो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, एंसेंबल का मतलब है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स। आइडेंटिकल सिस्टम्स का मतलब है ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स एक्सटर्नली मैक्रोस्कोपिकली दे आर सेम। उनके जो मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स है दे आर ऑल सेम। इनका एक बहुत बड़ा सा हम कलेक्शन लेते हैं। माइक्रोस्टेट्स जो अंदर की बात है, एकदम क्रूड लैंग्वेज में यूज करें, वो अलग अलग। एक मैक्रो स्टेट को अचीव करने के कई सारे तरीके होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। ईच तरीका इज नोन एज माइक्रो स्टेट। यहाँ पे हमने जो है मैक्रो का मतलब भी, माइक्रो का मतलब भी बताया है। यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जाम्पल है कि यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल टी पॉट्स। सब में चाय रखा हुआ है, सब आइडेंटिकल है देखने में, फोटोकॉपी है एक दूसरे का। ये लैंग्वेज बहुत जगह यूज होता है। मैक्रो स्टेट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम्स दैट आर फोटोकॉपीज ऑफ ईच अदर। जैसे एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा कॉपी हमने बना लिया, मेंटल कॉपीज। मेंटल कॉपीज बने, ये एक मैथमेटिकल टूल है। एंसेंबल थ्योरी इज ए मैथमेटिकल टूल टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का? वो ये होता है कि यहाँ पे जो सारे सिस्टम्स है, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द सराउंडिंग। ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर रहे। इनका एनर्जी फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है, इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। कोई चेंज होने का कोई रास्ता जो है नहीं है। लेकिन ये एकदम आइडियल कंडीशन है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इनका जो टोटल एनर्जी है दैट इज फाउंड इन ए रेंज, एकदम परफेक्ट ई नहीं है, ई प्लस डेल ई है। डेल ई इज ए वेरी स्मॉल वेरिएशन इन एनर्जी। तो इस तरह के सिस्टम के लिए जो हमारा जो मेन क्वांटिटी है दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये ई प्लस डेल ई के रेंज में कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। जो माइक्रो स्टेट्स हैं, जो फेज पॉइंट्स की डेंसिटी है दैट इज कांस्टेंट इन ए स्मॉल रीजन, जिसको हम हाइपर शेल कहते हैं। इसके बाहर कोई डेंसिटी नहीं होता है, इसके बाहर कोई फेज पॉइंट्स नहीं मिलते। सो दिस इज ए डेफिनेटली दिस इज एन आइडियल केस, आइडियल सिचुएशन। जैसे यहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी तुमको दिया गया, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका टोटल एनर्जी फिक्स है। तो ये जो है एक एलिप्टिकल पाथ या एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी बनाता है, एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी बनाता है, क्लोज पाथ है ये। अब ई कांस्टेंट एनर्जी ई के लिए एक एलिप्स है, ई प्लस डेल ई के लिए एक दूसरा एलिप्स है जो उसके बहुत थोड़ा सा दूर है, और इसी रीजन में सारे जो तुम्हारे फेज पॉइंट्स हैं ये मिलते हैं। जब डेल ई टेंडिंग टू जीरो होता है, ऑल द फेज पॉइंट्स दे सेटल ऑन द सरफेस ऑफ द एलिप्स। सो दिस इज ए आइडियल सिचुएशन। ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एक्चुअली कौन सा फिजिकल सिस्टम है, इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल, लेट अस ये एग्जांपल ऑफ ए सिस्टम इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एक सिंपल सा सिस्टम लेते हैं। वी हैव टू पार्टिकल्स, पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। हमारे पास दो पार्टिकल्स है और उनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को देखना है कि हाउ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज डिफाइंड, ठीक है, जिसको हम लोग एनालिटिक नेचर कहते हैं। माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम है हमारा, एंसेंबल है जिसमें दो इंडिपेंडेंट फ्री पार्टिकल्स है। फ्री पार्टिकल समझते हो, क्वांटम में पढ़ा है पार्ट 2 में, फ्री पार्टिकल्स पढ़ा है कि नहीं बताओ?
यस सर। क्या होता है फ्री पार्टिकल? व्हाट इज अ फ्री पार्टिकल? किस पार्टिकल को फ्री पार्टिकल बोलते हैं? और फ्री पार्टिकल का जो एनालिसिस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of your quantum mechanics. Let us take the example of two particles having mass m each and moving in one dimension. हम लोग इसको वन डायमेंशन में रखते हैं टू कीप द थिंग्स वेरी सिंपल। ये जो है वन डायमेंशन में है एंड दे आर मूविंग इन ऑन ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ एल, मूविंग इन वन डायमेंशन on a line segment of length L. L लेंथ का लाइन सेगमेंट में जो है ये ट्रेवल मूव कर रहे हैं दो पार्टिकल्स। दे आर नेसेसरीली फ्री पार्टिकल्स, दोनों का मास भी सेम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम ले, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ई नॉट, जीरो जो है वो सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे जो है व्हाट वी हैव टू सी the nature of the distribution, probability distribution P, which is a function of position and coordinates for a micro-canonical system, micro-canonical ensemble. यहाँ पे ये दो particles है, free particles है, they are not interacting in any way with the surrounding. इनका total energy जो है constant है, एक लाइन सेगमेंट में चल रहे हैं जिसका लेंथ L है, दोनों का मास भी सेम। We have to see the nature of the probability distribution function P, which is a function of position P, Q and momentum. Position और momentum का जो है ये function probability distribution. तो let us see how to, what is the situation here, किस तरह से जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। तो फ्री पार्टिकल के बारे में पढ़ा है कुछ? फ्री पार्टिकल किसको बोलते हैं? फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है which is free। अब फ्री का क्या मतलब हुआ? फ्री का मतलब ये जिसका हुआ दूसरे पार्टिकल से सर कोई मतलब ना हो। दूसरे पार्टिकल से, ये मतलब का क्या मतलब? व्हाट डू मीन बाय मतलब? सर वो मतलब डिस्टर्ब है नहीं करेगा दूसरा पार्टिकल उसको। क्या करेगा? सर डिस्टर्ब नहीं करेगा दूसरा पार्टिकल। मतलब का मतलब है इंटरैक्शन। मतलब का ये डिस्टरबेंस जो तुम लोग क्वांटम में पढ़ोगे, पर्टर्बेशन थ्योरी, डिस्टरबेंस, मतलब का मतलब है इंटरैक्शन, एक्सचेंज। तो यहाँ पे फ्री पार्टिकल जो होता है वो ना उस पर, वो ऐसे एक रीजन में होता है जहां पर ना कोई पोटेंशियल है और ना ही वहां पर कोई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कोई नहीं है उसके पास, वो फ्रीली मूव कर रहा है। हम पार्टिकल इन ए बॉक्स पढ़ते हैं, पोटेंशियल वहां भी जीरो होता है, लेकिन वो बाउंड्री में है, इट इज बाउंडेड इन ए रीजन। वो एक बक्से में है जिसका लेंथ एल है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो उनकी टोटल एनर्जी ई नॉट है और ये एक एल लेंथ के लाइन सेगमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये जो एल लेंथ का लाइन सेगमेंट है, दिस इज यू कैन से वन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन अभी यहाँ पे है। तो लेट अस सी द सिचुएशन। द फेज स्पेस ऑफ दिस सिस्टम of two particles moving on a line segment of length L is has four coordinates। इसके चार कोऑर्डिनेट्स है। कौन कौन से चार कोऑर्डिनेट्स है? दोनों का पोजीशन और दोनों का मोमेंटम, ये चार कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। These four coordinates are Q1, Q2, P1, P2। दो पोजीशन, दो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स।
This is defining the phase space of this particular system. ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे माइक्रो कैनोन ये जो है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन डायनामिक्स होता है. जो पार्टिकल है दे फॉलो द हैमिल्टोनियन इक्वेशंस ऑफ मोशन. यहाँ पे एनर्जी यदि कांस्टेंट है, उसी एनर्जी के टर्म्स में जो है हम सारी चीजों को देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम है. वी एक्सप्रेस द मोमेंटम इज ए कोऑर्डिनेट that identifies the system, that identifies the point in the phase space. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, माने सिस्टम की, it is the sum of energies of the two particles E1 and E2. इसी E1 और E2 को हम जो है मोमेंटम के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज द कोऑर्डिनेट दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पार्टिकल्स. तो यहाँ पे यदि हम टोटल एनर्जी को लिखना चाहें, जो E नॉट है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू पार्टिकल्स. दोनों पार्टिकल्स के एनर्जी का सम है. सिंस मोमेंटम is a coordinate that identifies, position भी है, identifies the particle in the phase space. So we express energy in terms of momentum. ये हम लोग शुरू से करते आ रहे. We express energy in terms of momentum. और हमारा जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एंड द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, P²/2m जो है वो एनर्जी होता है. ये पहला पार्टिकल का एनर्जी, दूसरा पार्टिकल का एनर्जी. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन तुमको दिख रहा है, इसमें P1 P2 अलग अलग है, कोऑर्डिनेट्स है. P1 P2 आर नेसेसरीली कोऑर्डिनेट्स. जैसे तुम्हारा कोऑर्डिनेट प्लेन में होता है तो क्या होता है, XY होता है. उसमें से एक कोऑर्डिनेट है जो आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई करता है पार्टिकल. डिनोमिनेटर में जो है दोनों में 2m है, मास दोनों का सेम है. ये जो इक्वेशन है तुमने पढ़ा अभी कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होता है, इट इज एन एलिप्स. ये कौन सा ट्रेजेक्टरी को बता रहा है, ये किस तरह के पाथ को बता रहा है? सर्कुलर सर. ये सर्कुलर बता रहा है. लेकिन अब ये जो है, ये एक क्वेश्चन आता है, मैंने तो स्टूडेंट को कभी कभी दिक्कत होती है, ये सर्कुलर क्या है? सर्कुलर पाथ है, ऑफ कोर्स. किस तरह का पाथ है अभी देखते हैं. तो ये जो सर्कल हम देख रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन हमको एक मिल रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोमेंटम है उसका एक एसेसेबल रीजन है. एसेसेबल रीजन हम बता रहे क्या? दिस एसेसेबल रीजन इज ए सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस जो है 2me⁻² है. पहले समझ लेते एसेसेबल रीजन का क्या मतलब. suggests that this equation can be reduced to the equation of a circle. ये जो है एक सर्कल का इक्वेशन हो सकता है. हो सकता क्या है? दिस मीन्स, अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, जो कोऑर्डिनेट हमने लिया है वो मोमेंटम लिया, क्योंकि एनर्जी फिक्स है, हमने एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्रेस किया. दिस मीन्स कि हमारा ये जो P1 और P2 है, दे आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. सो द मोमेंटम of the particles
they have a accessible region. This means that the momentum of the particles have an accessible region in phase space. अब सवाल ये उठता है, what is this accessible region? This is the question. What is meant by accessible region? Accessible region. Accessible region से हम क्या समझते हैं? Accessible region का मतलब है, ध्यान से समझो इसको, ये जो है तुम्हारा फेज स्पेस है, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स इसके एक्सेस है। Accessible regions का मतलब है, it denotes all the values of momentum, all the values of momentum that can be assessed. Assessed मतलब, assess माने क्या होता है? पहुंच। assess वर्ड सुना है? यस सर। रीच, कहां तक रीच कर सकते, कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है। एसेसेबल रीजन का मतलब है, ये जो मोमेंटम है पार्टिकल्स के, दे कैन, it denotes, this region denotes all the values of momentum that these two particles can possess, that these two particles can have, or that these two particles are possible to have. Accessible region means all those points in phase space where points in phase which can be assessed by the points. This region denotes all those values of momenta that these two particles can have. ये पार्टिकल्स कौन कौन से मोमेंटा उनके पास हो सकते हैं, मोमेंटम, ये उस रीजन को दिखाता है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या है कि मोमेंटम हमारा इस प्रकार का होना चाहिए, सो दैट द अबव इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब अगर कोई ऐसा वैल्यू ऑफ मोमेंटम है जिसको यहाँ पे रखने पर वो एनर्जी ई नॉट से ज्यादा हो जाता है, दैट वैल्यू इज नॉट accessible. That value cannot, that momentum cannot be possessed by any of these two particles. This denotes all the values of momentum, that can be possessed by the particles or the ensemble or the members of the ensemble. यहाँ पे दो ही मेंबर हैं, members of the ensemble. ensemble के जो मेंबर्स हैं उनके पास वो कौन कौन से मोमेंटम एसेस कर सकते हैं, कौन कौन से मोमेंटम जो है वो पोजेस कर सकते हैं। In other words, it denotes all those values of momentum that satisfies the above equation. ये above equation को जो satisfy करता है, उस तरह के वैल्यूज को ये डिनोट करता है, उस तरह के वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन की मोमेंटम के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो वही वैल्यूज पॉसिबल है दैट आर कंसिस्टेंट विद दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसेसेबल रीजन। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसी को हम लोग एसेसेबल रीजन कहते हैं। तो ये जो हमारा एसेसेबल रीजन है, दिस इज ए सर्कुलर ट्रेजेक्टरी या सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस जो है कितना है, सो
So the accessible region in the phase space is a circular trajectory with radius, इसका रेडियस जो है रूट अंडर 2m/0, ये इसका रेडियस है। माने जो भी फेज पॉइंट्स हमको मिलेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ सर्कल, स्कूल में पढ़ा है कि सर नहीं? उसके सभी पॉइंट सर एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस कांस्टेंट पे डिस्टेंस होते पे हैं। रहते हैं। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स दैट आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। तो सर्कल जो है ये 2 डायमेंशन में होता है। यहाँ पे जो ये सर्कल है, सर्कुलर एक ट्रेजेक्टरी हमको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि all the momentum values, they are symmetrically distributed about a fixed point. Symmetrically मतलब हर डायरेक्शन में जो है वो बराबर तरीके से जो है पाए जा रहे हैं। एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। दिस मीन्स दैट द मोमेंटम वैल्यूज आर symmetrically distributed about a fixed point in phase space. This suggests that the momentum values are all equally likely to be found in the region which is consistent with the priori probability principle. ठीक है, तो ये मतलब होता है सर्कुलर ट्रेजेक्टरी का, ये मतलब डायग्राम हम दे रहे हैं। तो ये जो P है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, दैट इज कांस्टेंट विद इन दिस रीजन, ये जो है यहां पर कांस्टेंट। तो द प्रोबेबिलिटी इज कांस्टेंट इन दिस सर्कुलर रीजन, इसमें ये कांस्टेंट। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज दिस। ये जो है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने ऊपर अभी लिखा नहीं है, इसीलिए ये एक रिंग को डिनोट कर रहा है। देखो, 2 सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स के बीच का जो है एक रीजन जो शेडेड रीजन है कि नहीं? यस सर। ये रिंग क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि एकदम टोटल कांस्टेंट एनर्जी तो नहीं हो सकता है। देयर इज ए स्मॉल, वेरी स्मॉल वेरिएशन इन एनर्जी which is denoted by del E। तो ये जो रिंग दोनों सर्कल के बीच का जो रीजन है, it denotes the very small variation in energy from the value E0। और सभी फेज पॉइंट्स जो हैं, दे आर फाउंड इन दिस रीजन, ये इससे बाहर जा ही नहीं सकते। The ring shows that the energy is not absolutely fixed as in the ideal case, but it may have
but it may have a small variation del E, एक छोटा सा बहुत स्मॉल जो है यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है del E, and all the phase points are found in the region between the two circles. इन दोनों सर्कल्स के बीच के रीजन में सारा के सारे फेज पॉइंट्स हमारे मिलते हैं। माने ये वो रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, जहां पर जो मोमेंटम के कोऑर्डिनेट से मोमेंटम वैल्यूज है, दे आर एक्सेसिबल टू द सिस्टम। समझ में आया? ये तो ट्रेजेक्टरी हुआ फेज स्पेस में। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि हमारा फेज स्पेस में ये जो एल लेंथ तक ही ये मूव कर पाता है, या एल लेंथ के एक रीजन में सभी पार्टिकल्स कन्फाइंड है, तो इनका कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से होगा? ये Q1 और Q2 कैसे वैरी करेंगे? तो Q1 और Q2 जो है, ये इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि इनके वैल्यूज ऐसे होने चाहिए so that they do not go out of this line segment of length L. ये जो लेंथ L फिक्स हो गया है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। इन कंडीशंस को फॉलो जो करे, जो कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम वैल्यूज इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करे कि टोटल एनर्जी ई नॉट हो और उनका जो एक्सेसिबल रीजन, उनका जो लेंथ है वो L फिक्स है, उसी को हम लोग एक्सेसिबल वैल्यूज कहते हैं या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज कहते हैं। They are the values that are possible, and all these values of position and momentum that follow these conditions, they are equally likely to occur. The coordinates, on the other hand, are such that they have values that keep the particles or the members of the ensemble within the region of study, which is in the present case a line segment of length L. तो यहाँ पे जो हमारा Q1 Q2 पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के। Q2, ये Q1 और Q2 कैसे हो सकते हैं कि सच दैट they are restricted to a line segment L. तो यहाँ पे ये जो अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग इन वन डायमेंशन, ठीक है, लेकिन जब इसका हम फेज स्पेस ले लेते हैं उसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वन डायमेंशन में अगर सिंपल तुम अपने इससे पहले कंडीशंस को देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, 2 पार्टिकल है वन डायमेंशन में चल रहे, एक का कोऑर्डिनेट x1 है, दूसरे का x2 है, या तो y1 y2 कुछ भी है। बट व्हेन यू आर कमिंग टू द फेज स्पेस, दिस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इज चेंजिंग। 2 पार्टिकल्स के 4 का कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं फेज स्पेस में, 2 पोजीशन की, 2 मोमेंटम की। सो thus the phase space of 2 particles in one dimension converts into a region where there are 4 coordinates to represent the system.
अगर हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और भी जो अवेलेबल एग्जांपल्स है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है मैंने इस लेक्चर के बाद। तो ये जो है दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द फेज स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंपल सिस्टम। तो इसका एनर्जी कहां तक डिफाइंड है? विद इन ए स्प्रेड डेल ई, जो मैक्सिमम स्प्रेड हो सकता है एनर्जी में या अनसर्टेनिटी हो सकती है, दैट इज डेल ई। अब ये जो तुम्हारा रिंग है जहां पर सारे फेज पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं, इन इसका विड्थ या थिकनेस जो है, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। थिकनेस कैसे निकालोगे? चलो हम बताते हैं। इफ द एनर्जी has a maximum spread or uncertainty, तुम लोग कभी एरर एनालिसिस पढ़े हो? हेलो, यस सर। एरर माने क्या होता है? व्हाट इज एरर? तुमसे अगर कोई पूछे, मान लो इसके बाद कहीं गए, इंटरव्यू में गए, पूछा गया कि भाई एरर क्या होता है, ये सब छोटे मोटे सवाल करते हैं ये लोग, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरर? क्या जवाब हम जैसे हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, उसके हम कितने अप्रॉक्स हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन आवर रिजल्ट एंड द स्टैंडर्ड रिजल्ट इज नोन एज एरर। वो उसको जो है टेक्निकल टर्म्स में डेविएशन कहते हैं। एरर माने होता है अनसर्टेनिटी। एरर शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो है गलती करना। गलती करने का यहाँ पे सेंस है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम पे जो है चार्ज लगा के तुमको जेल भेज दिया जाए या फांसी पे लटका दे। अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ श्योरिटी, लैक ऑफ डिटर्मिनेंसी, कि हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट हैज सम स्प्रेड, सम डिफरेंस, उसी को तुम डिफरेंस कहते हो फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी इज ई नॉट, बट इट हैज ए स्मॉल स्प्रेड और अनसर्टेनिटी व्हिच इज डेल ई। ये क्यों आ रहा? ये डेल ई क्या बता रहा है कि हमारा जो एनर्जी वैल्यू है जिसको हम फिक्स्ड मान रहे हैं, इट कैन शिफ्ट फ्रॉम ई टू ई प्लस डेल ई। बहुत ज्यादा होगा तो डेल ई होगा, एंड डेल ई इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू ई, uncertainty E, and the thickness or the width of the ring or the region where the phase points are found is given by तो यहाँ पे अगर हम थिकनेस की बात करें, थिकनेस कैसे निकालोगे? चलो जाने, दिस इज द थिकनेस, माने इतने विड्थ के अंदर ये जो है डेल ई जो है ये विड्थ है, माने जो भी फेज पॉइंट्स है दे आर फाउंड इन ए रीजन, इसी रीजन की हम लोग बात कर रहे थे। दिस इज द रीजन व्हिच इज द एक्सेसिबल रीजन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा फेज स्पेस है फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे वन डायमेंशनल मोशन है तो वो एक ही कोऑर्डिनेट हो, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x1 एक x2, या तो तुम y एक्सिस में ले रहे हो तो y1 y2, z एक्सिस में ले रहे हो तो z1 z2। लेकिन जो फेज स्पेस है इस टू पार्टिकल सिस्टम का, इट इज ए 4 डायमेंशनल स्पेस। दो मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, thus the system of two particles in one dimension has a phase space which is
4 डायमेंशनल 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं Q1 Q2 P1 P2। सर हाँ बोलो। m/2 E0 और 1/2 डेली है हाँ सर। ये हमारा रिंग का वो है ना सर, विड्थ। हाँ सर इसको आप कैसे निकाले हैं? इसको कैसे निकाले? थोड़ा सा डाउट है। डाउट है? यस सर। हम इसीलिए तो पूछा कि कैसे निकालोगे तुम विड्थ कैसे निकालोगे? सर उस तरह एरियास निकालते हैं सर, बड़ी वाली एरिया से छोटी वाली एरिया घटा देंगे तो निकल जाता है। ये जो है तुम्हारा असाइनमेंट है, एक बार करके देखोगे नहीं तब हम बताएंगे। यस एक सर। बार करके देखोगे, अभी तुम्हारे पास अथाह समय है, छोटा सा इक्वेशन है, करके देखोगे। नहीं होगा तो हम यस सर। नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे। ओके सर। तो ये जो है ये ये एक एग्जाम्पल है कि हमारा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल किस प्रकार का होता है, फेज स्पेस रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का होता है। दिस इज वन एग्जाम्पल दैट इज शोइंग। कुछ एग्जाम्पल्स हम एडिशनल देंगे इसके बाद, इस लेक्चर के बाद। तो ये हमारा जो है दिस वन इज आवर फर्स्ट एंसेंबल थ्योरी में ये हमारा पहला एंसेंबल, जिसको हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कहते हैं। दिस इज ए आइडियल सिचुएशन। फिजिक्स में कई ब्रांचेस में कई जगह हम लोग आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं, आइडियल गैस पढ़ते हैं, आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में पढ़ते हैं, हम मान लेते हैं कि वहां पे ना एयर रेजिस्टेंस है ना कुछ और है, एयर ड्रैग है, और हमने जो है प्रोजेक्टाइल को फायर किया, उसका रेंज, टाइम, हाइट, बहुत सारी चीजें निकालते हैं। आइडियल गैस है तो उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। सो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल इज एन आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आइडियल सिचुएशन जो है एक हम लोग जो बनाते हैं, उसके बाद उस आइडियल सिचुएशन में हम देखते हैं कि एक एक प्रैक्टिकल इफेक्ट को अगर हम ऐड करें, हाउ आर आवर रिजल्ट्स आर चेंजिंग, हमारे रिजल्ट्स कैसे बदल रहे हैं। हमने आइडियल सिचुएशन ले लिया कि प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, विंड वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है, हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया कि आइडियल सिचुएशन में इतने वेलोसिटी के लिए इतना रेंज होगा, इतना टाइम होगा, इतना हाइट होगा, निकाल लिया। Now in this ideal situation we are one by one adding the practical things कि अगर एयर मूवमेंट हो, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड करें तो हाउ आवर रेंज, हाइट, टाइम, ऑल दिस थिंग्स विल बी अफेक्टेड। तो ये जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, दिस इज ए आइडियल सिचुएशन जहां पर कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता। ये एकदम एक अपने आप में अलग है। एनर्जी फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स है। नाउ वी विल सी कि इसमें अब अगर जो हमारा शिफ्ट है आइडियल सिचुएशन से, ये शिफ्ट अगर होने लगे तो कैसे कैसे हो। हम लोग इसके बाद जो है एक हम लोग इंक्लूड करते हैं कंडीशन कि जो एनर्जी फिक्स थी, अब वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे एक्सचेंज हो रहा। अब ये सिस्टम एनर्जी के सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा। व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट आता है कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल, ये कैनोनिकल एंसेंबल जो है जब तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इट इज द फर्स्ट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ये जो है पहला डेविएशन है आइडियल सिचुएशन से। आइडियल सिचुएशन में क्या था कि जो एंसेंबल के मेंबर्स थे, दे वर नॉट इंटरैक्टिंग इन एनी वे विद द सराउंडिंग, देयर वाज नो एक्सचेंज एनर्जी का, मोमेंटम एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड योर क्या बोलते हैं वॉल्यूम, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। द कैनोनिकल एंसेंबल
is the first deviation, is the deviation नहीं, is the, चलो, first case where there is a deviation from the ideal situation. आइडियल सिचुएशन से यहाँ पर हमको पहला डेविएशन मिलता है। अरे भाई, जुड़ने से पहले जरा समय देख लिया करो कितना हुआ है। ये आइडियल सिचुएशन से हमारा पहला डेविएशन, ठीक है। तो ये क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल जो है ये फंडामेंटल एंसेंबल होता है, आइडियल होता है। इसी से हम बाकी चीजों को समझते हैं कि इसमें अगर धीरे धीरे चेंजेस होने लगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वहां पे किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बेसिक थ्योरी के लिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को यूज किया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब रियलिस्टिक सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में, there are the systems, they are not really isolated, but they can interact in different ways. यहाँ पे इंटरैक्शन आ रहा है। इंटरैक्शन माने एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज, पार्टिकल का एक्सचेंज, मोमेंटम का एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो है हम लोग दिस इज द फर्स्ट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। The microcanonical ensemble represents the ideal situation where there is no interaction of the members with surrounding. In the real case or in the practical situation, there can be interactions and the systems are not actually isolated or आइडियल। जो रियल सिस्टम्स होते हैं वो आइडियल या आइसोलेटेड नहीं होते, वहां पे इंटरैक्शंस होते हैं। अब हम लोगों ने शुरू में देखा था कि यहाँ पे जो हमारा मेन एस्पेक्ट जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट, क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पे सारे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, उनका इफेक्ट समाप्त हो जाए। और इक्विलिब्रियम जो है ये अटेन होता है बाय इंटरैक्शन। हमने तुमको इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था विथ रेफरेंस टू द एग्जांपल ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम जो है, या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उसको हम लोग मीन पोजीशन या एवरेज पोजीशन कहते हैं। एंड दिस विल बी मोर क्लियर इन द सब्सिक्वेंट एनालिसिस ऑफ दिस थ्योरी। तो ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दिस इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड इन आइसोलेशन। ये आइसोलेशन में कभी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है व्हेन देयर इज एन इंटरैक्शन। फॉर एग्जांपल, तुम अपने बेसिक काइनेटिक थ्योरी, ये हीट थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर में चले जाओ। अभी ठंडी का मौसम है, एक बर्तन में बहुत गर्म पानी ला करके रख दो, धीरे धीरे जो है वो ठंडा हो जाएगा। ये जो ठंडा हो जाना है, जो कॉमन लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं, इट इज एक्चुअली एन इक्विलिब्रियम। इट इज गेटिंग इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है। उसका टेम्परेचर, उसका हीट कंटेंट ज्यादा था, उसने कुछ ट्रांसफर कर दिया सराउंडिंग को, एंड नाउ इट इज एट द सेम टेम्परेचर एज द सराउंडिंग बॉडीज।
तो जो अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम, और क्योंकि हम लोग स्टैटिस्टिकल बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम is a condition which is not achieved in isolation, but it is achieved during interaction or exchange of entities का मतलब है एनर्जी हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारे चीजों का जब एक्सचेंज होता है तब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो जब भी हमारा जो एंसेम्बल है या हमारा जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का है, इट इज एक्सचेंजिंग समथिंग, इट इज, या हम कहें सिंपली इट इज नॉट इन आइसोलेशन, then the canonical ensemble is the more appropriate mathematical treatment. In cases where there are interactions then canonical ensemble is a more appropriate theory. ये जो है कैनोनिकल एंसेम्बल इज ए मोर अप्रोप्रिएट थ्योरी। कैनोनिकल का मतलब हम लोगों ने देखा था ये मोशन से रिलेटेड, ये कैनोनिकल हाँ सर जैसे अभी आपने बताया कि जब भी कोई इक्विलिब्रियम केस में कोई सिंबल होगा, कोई पार्टिकल होगा या फिर कोई सिस्टम होगा, हाँ तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। हाँ तो जो अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें सर, वो जो अपनी मीन पोजीशन पे, दैट मींस इक्विलिब्रियम में, सर वहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा होगा? हाँ, वहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, वहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, जरा सा सोच के बताओ, सोचो। अच्छा ये बता, चलो तुमको हम बता रहे हैं, तुम हमको एक सिंपल सा जवाब दो, ये टू एंड फ्रो मोशन जो तुम लोग ऑसिलेशन को डिफाइन करते हो ना, टू एंड फ्रो मोशन करते हो यस कि सर, नहीं? यस सर। टू एंड फ्रो मोशन क्यों होता है, व्हाई? बीएससी में आके मैंने टू ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, 12 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। बीएससी में आके तुमको ये बताना चाहिए व्हाई टू एंड फ्रो मोशन, क्यों? सर मीन पोजीशन पे आने के लिए कोई पार्टिकल को जो हम मीन पोजीशन डिस्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपनी मीन पोजीशन को अटेन करने के लिए टू एंड फ्रो मोशन करता है। नहीं, टू एंड फ्रो ही क्यों करता है? कौन सा फैक्टर है जो टू एंड फ्रो कराता है? टू एंड फ्रो कराता है रीस्टोरिंग फोर्स, यस सर। है कि नहीं? वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब तुमने जैसे पूछा कि हाँ सवाल सही है कि वहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा है भाई, कि आप कह रहे हैं कि रीस्टोर, वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट एक्सटर्नल इफेक्ट्स जीरो है, नेट फोर्सेस जीरो है, होता है कि नहीं? यस सर। जब पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तो वहां पे ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है क्या होता है वहां पे? नो सर। नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अपने पार्टिकल उसके पोजीशन से उसको हटा दिया जाए, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर, रीस्टोरिंग फोर्स नॉन जीरो हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स जो कि स्टिफनेस या स्प्रिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो स्प्रिंग फोर्स नहीं रहता, क्योंकि वहां पर स्प्रिंग जैसा कुछ है ही नहीं, अपनी जगह जहां था वहीं पे है, स्टेबल पोजीशन पे। लेकिन जैसे ही वहां से हटा, दिस स्प्रिंग फोर्स बिकम्स नॉन जीरो, वो चाहता है इसको इक्विलिब्रियम में ले आए, है कि नहीं? यस सर। तो ये तब तक चलता रहता है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बात करें तो वहां पे डैम्पिंग आ जाता है, उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो शिफ्ट होता है,
दिस शिफ्ट्स डिनोट्स, यहां पे कहने का मेरा सेंस ये है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होता है व्हेन देयर इज नो फर्दर एक्सचेंज। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम से हम हटते हैं कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज शुरू होता है। इसी को एक और तरीके से कहने का सेंस ये है कि इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट व्हिच इज अचीव्ड व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज। एक्सचेंज होने का मतलब है जो नॉन जीरो क्वांटिटीज है उन नॉन जीरो क्वांटिटीज को हम जीरो करना चाहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को हम जीरो करना चाहते हैं। समझ में आया? यस सर। तो ये जो है, और ये कैनोनिकल एंसेम्बल थ्योरी जो है, this has very important some applications. Canonical ensemble theory is very useful in dealing with the strongly interacting systems. Strongly interacting systems. स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग सिस्टम्स क्या होते हैं हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अब इसका फ्रेमवर्क क्या है, कैनोनिकल एंसेम्बल का फ्रेमवर्क क्या है। मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, उसी तरह के हमने एंसेम्बल बनाना है, तो उसी तरह के हमने आइडेंटिकल सिस्टम्स लिए, एक कलेक्शन लिया, उसी को एंसेम्बल बोलते हैं। अब ये जो कलेक्शन है ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स, सपोज दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए रिजर्वायर। रिजर्वायर समझते हो? रिजर्वायर समझते हो? हेलो, यस सर। क्या होता है रिजर्वायर? यस सर। सर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था। रिजर्वायर जो है बहुत जगह यूज होता है। रिजर्वायर मतलब होता है बहुत बड़ा सा स्टोर। ऐसा सिस्टम जो बहुत सारी इनफाइनाइट एनर्जी को स्टोर कर सके। इनफाइनाइट एनर्जी को नहीं, उसका जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइट होता है सर कि हीट वो एनर्जी। जो है उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं होता है। यस सर, सर सिंक और सोर्स दोनों को बोलते हैं ना सर एक रिजर्वायर। सिंक होता है, दो सोर्स को नहीं बोलते, सिंक को बोलते हैं। जैसे पानी का रिजर्वायर है, समुंदर है, उसमें एक बाल्टी पानी तुमने ऐड कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से 10 बाल्टी निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये जो है ये रिजर्वायर है, उसमें जो भी तब तो ये चीजें सोर्स सिंक दोनों का वर्क करेगा। हैं, सर तब तो ये सोर्स और सिंक दोनों का वर्क कर सकता है, अगर निकाल भी सकते हैं पानी इसमें से या फिर पानी इसमें ऐड भी कर सकते हैं तो। हम कह रहे हैं हाँ, तुम हाँ उसको सोर्स और सिंक तुम दोनों मान सकते हो कि जब निकाला तब सोर्स बना दिया, जब डाला तब सिंक बना दिया। यस सर। कहने का सेंस ये है उसका जो लेवल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, पढ़े हो कि नहीं? यस पढ़े ही हो। यस सर। क्या होता है यस। कैपेसिटेंस? एनर्जी कैपेसिटेंस सर वो स्टोर कितना चार्ज स्टोर कर एनर्जी सकता है? स्टोर कर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो कितना चार्ज या स्टोर कर सकता एनर्जी है चार्ज। स्टोर करने की कैपेसिटी। क्या क्या इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई वी, यही लिखते हो ना? यस, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। एक्चुअली वो C इक्वल टू डेल Q बाई डेल वी होता है। कैपेसिटेंस मेजर करता है कि किसी कंडक्टर में अगर हमने चार्ज दिया या उसमें से चार्ज निकाला, उसके पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है। कैपेसिटेंस जो है, जैसे अर्थ का कैपेसिटेंस ले, कितना होता है? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट का क्या मतलब है? उसमें से हम कितना भी चार्ज निकाल ले इट या बिहेव्स ऐड एज कर दें, रिजर्वायर सर। उसका पोटेंशियल जीरो का जीरो ही रहता है। घर में अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने का क्या मिलता है, क्या मतलब होता है? अर्थिंग करने का मतलब होता है कि वहां पे जो है हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो चला जाए अर्थ में।
अर्थ एक ऐसा भंडार लेके बैठा है, उसमें तुम कितना भी चार्ज डाल दो उसका पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। तो दिस इज ए इनफाइनाइट कैपेसिटेंस एग्जाम्पल, कि उसका लेवल जो है, जो उसका मैक्रो स्टेट है, वो बदल नहीं रहा है। आप उसमें से कितना भी एक्सचेंज कर लो, ऐड करो, हटा लो, कुछ नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, तो यहां पर जो है रिजर्वायर का ही मतलब होता है, इट इज ए सिस्टम जिसमें से जो है एनर्जी एक्सचेंज अगर हम करें तो उसका जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, टेम्परेचर की अगर बात करें, इट इज नॉट चेंजिंग। वी कंसिडर ए सिस्टम, सपोज उस सिस्टम का जो है हम लोग एक नाम दे देते हैं ए। A whose properties we have to study. Since one system is not sufficient to determine the properties, we take a collection of n systems that are identical to the system A. Thus, we have an ensemble. हमारे पास एक ensemble है, कलेक्शन हमने बना लिया, बहुत बड़े सिस्टम। Now let us consider that this system, this collection is in contact with a large reservoir whose heat capacity is such that its टेम्परेचर की बात अभी नहीं कहेंगे, लार्ज रिजर्वायर हम यहाँ पे सिंपल कैपेसिटी लिख रहे हैं, कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। दिस मीन्स दैट its macroscopic parameters do not change when there is exchange of energy or any other entity. ये जो है चेंज नहीं होता, any other entity। ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा कलेक्शन है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ए लार्ज रिजर्वायर, और ये जो है एक ऐसा सिस्टम है, इसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, और ये जो है इसमें हीट चला जाए या हीट निकाल दे तो इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं बदलता। टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, माने रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब ये जो रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर ऐसा है, टेम्परेचर रिलेटेड है एनर्जी से, माने रिजर्वायर एक ऐसा सिस्टम है which has its energy almost fixed, उसकी एनर्जी फिक्स है, समुंदर की तरह। उसमें जो है एक बहुत बड़ा सा एक कंटेनर है, उसमें कुछ रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसमें हम माने एक गिलास पानी डाल दे, एक गिलास पानी निकाल दे, कुछ नहीं चेंज हो रहा। सो दिस एनर्जी, दिस रिजर्वायर
this reservoir is a system that can be said to possess a fixed energy. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, ये जल्दी चेंज होने वाला है नहीं. So this system is similar, or this reservoir is actually the microcanonical ensemble. कैसे है? फिक्स्ड एनर्जी. This reservoir is similar to the microcanonical ensemble that has fixed energy and is an isolated system. वो isolated होता है, इसीलिए उसकी एनर्जी फिक्स होती है, कुछ एक्सचेंज कर ही नहीं रहा है, कोई सवाल ही नहीं होता एक्सचेंज करने का. इसमें एक्सचेंज अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है, इसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो दिस इज सिमिलर टू, और दिस रिजर्वायर इज एन माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल, जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, आइडियल सिचुएशन. तो आइडियल सिचुएशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा स्टोर है या जो हमारा जो कंटेनर है, इट शुड बी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द सिस्टम वी आर स्टडिंग. एक लोहे का मेटल का बॉल है, वो एकदम रेड हॉट करके तुम बाहर खुला छोड़ दो, ये जो बाहर जहां तुमने खुला छोड़ा उसको, ये जो उसका एनवायरमेंट है वो रिजर्वायर है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ह्यूज रिजर्वायर एंड इट इज द माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल. ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने जिस सिस्टम को स्टडी करना था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया ए, और जिसका हमने एक असेंबली या कलेक्शन बनाया, उसका हर एक मेंबर इस माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल, उसका जो हर एक मेंबर है, ये दूसरे एलिमेंट से इंटरैक्ट कर रहा है ऑफ दिस माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल. लेकिन अभी भी उसको छोड़ो, ये जो हर एक इसका मेंबर है, इट इज इंटरैक्टिंग विद द अदर मेंबर, वो अपने बगल वाले से इंटरैक्ट कर रहा है इनसाइड दिस माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल. Each member of the ensemble that we are considering is interacting with the other members in this microcanonical ensemble. अब सवाल ये है कि ये हाउ डज दिस इंटरैक्शन occur? What happens due to interaction? ये जो क्वेश्चन से अब इसमें अराइज होते हैं कि ये इंटरैक्शन किस प्रकार का हो रहा है, इस इंटरैक्शन का रिजल्ट क्या हो. तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.